जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लास में स्वागत है, ठीक है ना। और ये जो एस्टेट का सीरीज चल रहा है और ये बुक है द प्लेटफॉर्म का, ठीक है। इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। इसमें हम किसी भी कर्सर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना इस पर कोई भी गोजागाजी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप म्यूट करके भी आप आंसर टिक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। और सुनते रहिए और सुन सुन के ही क्या करते रहिएगा, याद करवा देंगे हम सारा। और जितना भी क्वेश्चन है एक दो बार हम 3 बार जरूर बोलते हैं, 2-3 बार जरूर बोलेंगे। आप भी साथ में रिपीट करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, आराम से सुनते रहिए, सारा चीज़ हम याद करवा देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए टेंशन ना ही लेना है ना। आराम से सुनते रहिए, कोई भी काम करते रहिए, आराम से अपना लगा दीजिए इसमें और सुनते रहिए, सारा क्वेश्चन का आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है ना। सुनते सुनते याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 3 बार तो जरूर बोलेंगे, 3 बार 2-3 बार में तो ऐसे याद हो जाता है ना। 2-3 बार, 2 बार आप भी रिपीट कर लीजिएगा, ऐसे आराम से धकाधक याद होगा, ठीक है। एकदम खटाखट, कोई कर्सर का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। इसी तरह चलेगा एकदम। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। इससे पहले वाला हो चुका है। निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? तो घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत बल। निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है ना। तो आपको पता है कि गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल ये आपको संरक्षी बल है, लेकिन घर्षण बल ये संरक्षी बल नहीं है। घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। दिए हुए बलों में से घर्षण बल एक संरक्षी बल है। दिए गए बलों में से घर्षण बल एक असंरक्षी बल है ना। दिए गए बलों में से घर्षण बल क्या आपका असंरक्षी बल है, जबकि अन्य सभी बल क्या आपका संरक्षी बल है। जैसे में चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, ठीक है ना। 4-5 बार तो ऐसे ही बोल दिए हम। इसी तरह सारे क्वेश्चन में बोलते चलेंगे, आप सुनते सुनते याद कर लेना है बस। आवेश के कारण लगने वाला बल, आवेश के कारण लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है। आवेश के कारण लगने वाला बल क्या कहता है? वैद्युत बल कहलाता है। वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। इसको कूलम का नियम के द्वारा इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। Q1 Q2 क्या है? आपका आवेश है, R दोनों के बीच की दूरी है। घर्षण की दिशा में किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होता है। एक बात और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? घर्षण की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण की दिशा में किया गया कार्य क्या होता है? आपका ऋणात्मक होता है। घर्षण के दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य आपका धनात्मक होता है। द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो प्रकृति का क्या आपका सबसे कमजोर बल है। आपका 25 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 25 का आंसर ए सही हो जाएगा। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी तरंगे निर्वात में गति नहीं करती है? बोलिए। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो निर्वात में गति करती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वो निर्वात में गमन नहीं करेगी। तो इसमें से कौन सा ऐसा तरंग है जो निर्वात में गमन नहीं करेगी? तो भूकंपीय तरंग आपका निर्वात में गमन नहीं करेगी। एक्स किरणें निर्वात में गमन करेगी। प्रकाश तरंग भी निर्वात में गमन करेगी और रेडियो तरंग भी क्या है आपका प्रकाश में गमन करेगी। तो निम्न में से कौन सी तरंग निर्वात में गति नहीं करती है? तो आपका भूकंपीय तरंग निर्वात में गति नहीं करती है। भूकंपीय तरंग आपका निर्वात में गति नहीं करती है। निम्न में से कौन सी तरंगे निर्वात में गति नहीं करती है? भूकंपीय तरंगे निर्वात में गति नहीं करती है। एक्स किरणें निर्वात में गति करती है। प्रकाश तरंगे करती है। रेडियो तरंगे ये सब करती है। भूकंपीय तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है। 6 बार तो बोलिए दिए। प्रकाश, एक्स किरणें, प्रकाश किरणें हो गया, प्रकाश हो गया, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सब क्या है आपका ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक्स किरणें, प्रकाश और रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है।
इन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में गति कर सकते हैं। ये कहाँ पर गति कर सकते हैं? निर्वात में गति कर सकती है। भूकंपीय तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। जो भूकंपीय तरंग होती है ना, क्या होती है आपका? यांत्रिक तरंगे होती है। इन्हें इन्हें संचरण करने के लिए, है ना, भूकंपीय तरंगे यांत्रिक तरंग होती है ना। इसने गमन करने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग क्या होती है? आपका अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए क्या आपका माध्यम आवश्यक है? विद्युत चुंबकीय तरंग आवेशों के विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दोलन करने से उत्पन्न होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, आवेशों के विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दोलन करने से क्या होता है? आपका उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? एक बात याद रखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ढुकेगा, तभी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, सत्ताईस नंबर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करता है। प्रकाश आपका किधर से किधर? प्रकाश आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करता है। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश केवल वायु में गति करता है। चौथा ऑप्शन है प्रकाश केवल पानी में गति करता है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करता है? गति करता है। प्रकाश किधर से किधर गति करता है बताइए? प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। ठीक है, एक बात और याद रखना है आपको कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला आवश्यक शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर की ओर जाना चाहिए? विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। दूसरी बात है निश्चित आपतन के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। निश्चित आपतन के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए? निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होनी चाहिए, है ना। याद हो गया? पहला क्या बात याद हुआ कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। दूसरी बात क्या याद रखना है आपको? निश्चित आपतन के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और अपवर्तनांक का फार्मूला आपको याद होगा। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? 1 में साइन सी। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? 1 में साइन सी। सी बराबर क्या होता है? आपका क्रांतिक कोण। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? म्यू बराबर 1 में साइन सी। सी का फार्मूला सी बराबर क्या होता है? आपका क्रांतिक कोण। और इसका उदाहरण कौन कौन है? अपवर्तनांक जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हीरा का चमकदार दिखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश तंतु का कार्य करना, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही क्या करता है? कार्य करता है ना। और मृग मरीचिका दिखाई देना, है ना। जैसे मरुस्थल में जाइए तो मृग मरीचिका दिखाई देगा, किसके वजह से? वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है।
ठीक है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोई वस्तु ठोस अवस्था में है, डायरेक्ट वो द्रव अवस्था में नहीं आके डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा आपका वाष्प में बदल परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चालन, दूसरा ऑप्शन है संवहन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पन और चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? हाँ, क्या हो जाएगा? ठोस डायरेक्ट क्या हो जा रहा है आपका? ऊर्ध्वपातित हो जा रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस डायरेक्ट वाष्प में बदलेगा उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। अब वाष्प डायरेक्ट ठोस में बदल जाएगा उसको निक्षेपण बोलेंगे, ठीक है ना। और द्रव आपका गैस में बदलेगा तो द्रव आपका गैस में बदलेगा तो उसको वाष्पीकरण बोलेंगे, है कि नहीं? इस तरह से याद रखें। द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प में अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपाती सब्लिमेट कहते हैं। उदाहरण के लिए सूखा बर्फ हो गया, CO2, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, है ना, कपूर हो गया, ये सब बेंजीन हो गया, ये सब डायरेक्ट क्या हो जाता है आपका? ऊर्ध्वपातित हो जाता है। चालन में केवल ऊष्मा का गमन होता है। चालन में केवल क्या होता है? ऊष्मा गमन होता है, इसमें पदार्थ का गमन नहीं होता है। संवहन में पदार्थ ऊष्मा पाकर हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा जो अणु होता है ना ऊपर से नीचे की तरफ आता है। संवहन में जैसे कि गर्मी के मौसम में क्या होता है? नीचे का जो हवा है ना गर्म होता है तो नीचे का हवा ऊपर उठेगा और फिर नीचे का हवा ऊपर जो ही उड़ जाएगा ना तो ऊपर का जो हवा होगा ठंडा हवा नीचे की तरफ आएगा। वो संवहन की विधि ऐसा होता है, संवहन में ऐसा होता है। वाष्पीकरण किसी भी ताप पर संभव है ना। वायुमंडल का गर्म होना क्या है? संवहन है। वायुमंडल जो गर्म हो रहा है किसके माध्यम कैसे गर्म हो रहा है? संवहन के माध्यम से गर्म हो रहा है, ठीक है ना। विकिरण विधि द्वारा। अगला 29 नंबर प्रश्न क्या है आपका? प्रतिध्वनि की घटना उदाहरण है। प्रतिध्वनि की घटना किसका उदाहरण है? इको। जैसे कि आप जाते होइएगा पहाड़ी इलाका में तो इधर से बोलते हुए रे रम ललवा तो उधर से भी आवाज आता होगा रे रम ललवा, है कि नहीं। जैसे कुआं में ऊपर से बोलते होइएगा हुले तो उधर से भी आवाज आता होगा हुले, है कि नहीं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं है ना, इधर से बोलेंगे हुले तो उधर से भी बोलेगा हुले, है कि नहीं। तो ये इको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इको बोलते हैं। इको के लिए आपका इको में तो परावर्तन होता है, ठीक है ना। और कम से कम इको के लिए कितना दूरी का होना आवश्यक है? जैसे बहुत बड़ा हॉल में आप जाते होइएगा तो ऐसे कुछ भी उसमें मॉडिफाई नहीं किया गया है तो उसमें आवाज इको हो जाता है, आवाज टकराता है, ठीक है ना। लेकिन चारों तरफ से क्या किया जाता है? उसमें उसमें वुड लगा दिया जाता है या फिर कपड़ा, है ना, लगा दिया जाता है तब इको नहीं होता। लेकिन इको होने के लिए आपका कितना दूरी होना चाहिए? इको होने के लिए आपका 16.6 मीटर होना चाहिए। 16.6 मीटर या फिर 17 मीटर होना चाहिए, न्यूनतम इतना होना चाहिए इको होने के लिए। और इको की जो घटना है उदाहरण किसका है? ऑप्शन ए में आपका परावर्तन, ऑप्शन बी में आपका अपवर्तन, ऑप्शन सी में आपका विस्पंद और ऑप्शन डी में आपका अनुनाद। तो प्रतिध्वनि की घटना का उदाहरण है आपका परावर्तन, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि की घटना दृढ़ परिसीमा द्वारा परावर्तन का एक उदाहरण है। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी आपका 16.6 मीटर या 17 मीटर होना क्या है? आवश्यक है। परावर्तित ध्वनि ही प्रतिध्वनि कहलाता है। जब ध्वनि जाएगा और जाके टकरा के फिर वापस आएगा उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। प्रतिध्वनि का उपयोग
हम समुद्र की गहराई, कुआं की गहराई, है ना, समुद्र की गहराई, कुआं की गहराई, अपने से दूर स्थित पहाड़ों की दूरी, वायुयानों की ऊंचाई आदि ज्ञात करने के लिए करते हैं। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो यह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इसे अनुनाद कहते हैं। अनुनाद किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इसे क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और 20 डिग्री सेल्सियस पर बात करते हैं तो 344 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से मुड़ना ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। ध्वनि का क्या होता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। ध्वनि में आपका ध्रुवन नहीं होगा, बाद बाकी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये सब होगा। ठीक है ना। ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि आपका है ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 30 नंबर क्वेश्चन तो एकदम झकास क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? देखिए, स्वतंत्र रूप से जब गिरेगा ना तो एक समान वेग से गिरेगा। स्वतंत्र रूप से गिरेगा ना तो कैसे गिरेगा? आपका एक समान वेग से गिरेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? वेग जो होगा ना एक समान रूप से क्या करेगा? बढ़ेगा, है ना। स्वतंत्र रूप से जब किसी वस्तु को गिराते हैं तो एक समान वेग से क्या हो जाएगा? उसका किसी वस्तु का एक समान वेग से उसका स्पीड क्या होगा? उसका बढ़ेगा, है ना। तो उसका जो इसमें जो त्वरण होगा ना, त्वरण तो एकाएक तो होता है, एक समान त्वरण की बात कर देगा। ठीक है ना। और एक समान त्वरण की बात कर देगा तो आप किसका? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ले लीजिएगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में क्या आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और ऑप्शन बी तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसमें कोई वेव हो ही नहीं रहा। ठीक है ना। समान ये चल रहा है ना। इस प्रकार से देख लिया। ऑप्शन बी में क्या है आपका? 10 की स्पीड चल रहा है तो 10 की स्पीड चल ही रहा है। ऑप्शन ए में क्या है? जैसे पहले हो गया 5, उसके बाद 10, 15, 20, एक समान इस तरह से क्या कर रहा है? आपका वेग बढ़ रहा है। तो स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो आपका ऑप्शन ए वाला ही ग्राफ बनेगा, है कि नहीं। ए वाला ही क्या बनेगा? आपका ग्राफ बनेगा। स्वतंत्र रूप से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाले किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए। कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। त्वरण किसको कहते हैं बताइए? त्वरण आपका वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण क्या आपका? सदिश राशि है। वेग समय ग्राफ के आपका समय अक्ष की ओर होने पर इसे मंदन कहते हैं। और है ना, यह त्वरण क्या आता है? ऋणात्मक। देख लीजिए, मंदन की बात करते हैं तो मंदन आपका ऋणात्मक हो जाएगा। मंदन क्या आ जाएगा? आपका ऋणात्मक होता है ना। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। ठीक है। वेग बराबर क्या होता है? ds बट्टा में dt हो जाता है, मीटर पर सेकेंड हो जाता है इसका मात्रक, है ना। शब्द अभिकेंद्रीय त्वरण को न्यूटन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है ना। अभिकेंद्रीय त्वरण को किसने प्रस्तावित किया था? न्यूटन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन।
31 नंबर क्वेश्चन इतना आसान है कि सब कोई बता सकता है। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? एकदम धड़ाक से मारिए, बताइए। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है ना? एकदम नील वट्टा सन्नाटा वट्टा अन्नाटा वट्टा सन्नाटा होता है। लेकिन द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एकदम एक दूसरे को समझिए कि बराबर ही है ना? अप्रॉक्स क्या है आपका? सेम है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। निगेटिव में ये सब है मान, ठीक है ना? और प्रोटॉन आता तो उस पर पॉजिटिव में आ जाता, ठीक है ना? परमाणु के परमाणु संख्या का यह परमाणु के परमाणु संख्या का निर्माण करता है कौन? ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री है ना? और बस की गति की दिशा में गिरता है। जिधर बस चल रही है ना उसी दिशा में क्या करता है? गिरता है या फिर कूदता है कि नहीं? तो यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? बताइए, यह निम्न उदाहरण किसके लिए है? ठीक है, तो पहला है गति का द्वितीय नियम के लिए है। दूसरा आपका गति का तृतीय नियम के लिए है। चौथा है आपका विराम का जड़त्व के लिए। और पांचवा है गति का जड़त्व के लिए। सॉरी है, पांचवा कैसे आ गया? पहला है आपका गति का द्वितीय नियम, दूसरा है गति का तृतीय नियम, तीसरा है आपका विराम का जड़त्व और चौथा है आपका गति का जड़त्व। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 32 का डी सही हो जाएगा। 32 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा, गति का जड़त्व। देख लीजिए, जड़त्व मतलब सिंपल समझिए, कोई वस्तु रुका है तो रुकले रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा। ये जड़त्व का नियम बोलता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम, ठीक है ना? तो जड़त्व का नियम, चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुकले रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल लग न जाए। जैसे कि बस में आप जा रहे हैं, एकदम बस स्पीड में चल रही, अचानक से रुकेगी बस तो हम किधर की तरफ झुकेंगे? आगे की तरफ झुकेंगे, है कि नहीं? ब्रेक लगाएगा बस वाला तो किधर की तरफ झुकेंगे? आगे की तरफ। ये कौन सा है जड़त्व? बताइए, यह है गति का जड़त्व। दूसरी बात, बस रुकल है, आराम से सब कोई इधर उधर देख रहा है कि नहीं? है ना? और बस अचानक से चल दी, बस अचानक से चल दी तो आदमी अब किधर की तरफ झुकेगा? है ना? आदमी किधर की तरफ झुकेगा? पीछे की तरफ झुकेगा। जो ही पीछे की तरफ झुकेगा तो बताइए क्या हुआ? आपका गति का जो स्थिर किसका है? स्थिर का है, स्थिर जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? स्थिर जड़त्व हो जाएगा। उसमें स्थिर जड़त्व बोले तो विराम का जड़त्व हो जाएगा, ठीक है ना? अचानक से गाड़ी चल देगी तो उसको क्या बोले हम लोग? विराम जड़त्व। और जब चलता हुआ गाड़ी में अगर ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो आदमी पीछे वाला आगे झुक जाएगा। ये आपका गति का जड़त्व होता है। जड़त्व आपका दो तरह का होता है, विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, ठीक है? तो चलती हुई ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा 32 का। चलती हुई बस से उतरने वाला यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है तो यह गति का जड़त्व का उदाहरण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदान को स्पर्श करने के बाद उसका पैर विरामावस्था में आ जाता है और उसका बाकी शरीर गति के जड़त्व के कारण गतिमान अवस्था में रहता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? बताइए। जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व किसी वस्तु का आंतरिक गुण है। जड़त्व क्या आपका? किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है, ठीक है ना? जड़त्व किसी वस्तु का क्या आपका? आंतरिक गुण है, जिस आंतरिक गुण है
जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को क्या करता है, बनाए रखता है। जड़त्व द्रव्यमान का क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना। एक बात और याद रखिए, जड़त्व द्रव्यमान के क्या होता है आपका, समानुपाती होता है। गाड़ी के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर जाता है और पैर को हिलाने पर फल नीचे की तरफ गिरता है। ये विराम गति का क्या है, विराम जड़त्व का उदाहरण है ना। विराम जड़त्व का क्या है आपका, विराम का जड़त्व है ये। ठीक है ना। न्यूटन का पहला गति नियम बल का ही परिभाषा देता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन पर आइए। मृग मरीचिका या फिर मरीचिका बोल दीजिए। मरीचिका किसके कारण आपका बनता है, बताइए। मरीचिका किसके कारण आपका दिखता है, मरुस्थल में ज्यादातर देखते होंगे आप। ठीक है ना। तो ये मरीचिका आपका पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो बोलिए क्या हो जाएगा आंसर। 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना। तो मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। मरुस्थल या गर्म क्षेत्रों में दूर से देखने पर जल के होने का दृष्टि भ्रम होता है, होता नहीं है। जल का क्या होता है, जल का होने का क्या होता है, दृष्टि भ्रम होता है, जिसे मृग मरीचिका का, जिसे क्या कहते हैं, मृग मरीचिका कहा जाता है। जैसे मृग मरीचिका का, जिसे क्या कहा जाता है, मृग मरीचिका कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण आपका सघन से विरल में जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण क्या होता है, सघन से विरल में जाता है, तथा निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से क्या होता है आपका, अधिक होता है। जिससे प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है उसी में क्या करती है आपका, लौट जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखता है। जो प्रकाशिक तंतु बोलते हैं, प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या है बोलिए। 34 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, किस में होगी बताइए, किस में होगी, है ना। तो नीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, नारंगी प्रकाश के लिए। एक बात याद रखिए, जो फोकस दूरी होता है ना तरंग दैर्ध्य की, क्या होता है आपका, समानुपाती होता है। फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है, यानी जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका जो फोकस दूरी है ज्यादा होगा। ठीक है ना। इसमें एक और शामिल कर लेते हैं हम लोग, बैगनी कलर और एक लाल कलर शामिल कर लेते हैं। तो बैगनी और लाल में आप बताइए किसका, किस में फोकस दूरी अधिक होगा। आपका लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज्यादा होता है, और बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी लाल रंग का जो फोकस, लाल रंग में जो प्रकाश का जो, लाल रंग का जो उत्तल, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए आपका लाल रंग में क्या हो जाएगा, आपका फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगा, और बैगनी में क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें से सबसे ये बताइए कि इसमें से नीला, पीला, हरा और नारंगी प्रकाश बोला है ना, इसमें से किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है ना। लाल से बैगनी की तरफ बढ़िए, बैजानी हापी नाला, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, नारंगी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी नारंगी प्रकाश के लिए, किसके लिए, नारंगी प्रकाश के लिए। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिए गए प्रकाश के रंग के लिए नारंगी रंग की फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए क्या होता है आपका, अधिक होता है ना। उत्तल लेंस के लिए क्या आ जाएगा, अधिक होगा। दिए गए रंगों में नारंगी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। दिए गए रंगों में नारंगी रंग का जो अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। आई
अपवर्तनांक सबसे, एक बात और ध्यान में रखना है आपको, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें जो, जिसका अपवर्तनांक कम होगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी उसमें ज्यादा होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगा। और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा ना, उसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, आपका कम होगा। ठीक है ना। या फिर आप फोकस दूरी को तरंगदैर्ध्य से आप क्या कर सकते हैं, रिलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है। फोकस दूरी आपका तरंगदैर्ध्य के क्या होता है, आपका क्या होता है, समानुपाती। यानी जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा जैसे कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा हो जाता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से याद रखिए, दिए गए रंगों में नारंगी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, उससे भी कम आपका लाल रंग का होता है। इसलिए सबसे कम मुड़ता हुआ मुख्य अक्ष को सबसे अधिक दूरी पर क्या करता है, मुख्य अक्ष को सबसे अधिक दूरी पर काटता है। जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उत्तल लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, आपका अधिक हो जाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f समानुपाती होता है आपका तरंगदैर्ध्य के। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य आपका लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है, आपका लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य आपका बैंगनी रंग का होता है। जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक भी उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। 35 नंबर प्रश्न पर आइए। 35 नंबर प्रश्न, आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक आपका क्या होता है, बताइए। आवेश का मात्रक होता है कूलम होता है ना, एम्पियर सेकेंड होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता है। बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम और एम्पियर सेकेंड दोनों होता है। आवेश का मात्रक कौन होता है आपका, आवेश का कूलम और एम्पियर सेकेंड दोनों होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलम एवं एम्पियर सेकेंड दोनों होता है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्या था, क्यू बट्टा में टी, सी बट्टा में क्या हो जाएगा, एस एम्पियर होता है। जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना, क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका, कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। इसका अन्य मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश आपका अदिश राशि, आवेश क्या आपका अदिश राशि है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और दूसरा क्या होता है आपका ऋणात्मक। आवेश कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का होता है ना। आवेश को क्या है आपका, दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और दूसरा क्या होता है आपका ऋणात्मक। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है। अगला 36 नंबर प्रश्न पर है। 36 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, जूल गुना सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है। जूल गुना सेकेंड किसका मात्रक है, बताइए। ऊर्जा का, संवेग का, कोणीय संवेग का, शक्ति का, किसका मात्रक। जूल गुना सेकेंड किसका मात्रक है, बताइए। 36 नंबर प्रश्न क्या है आपका, जूल गुना सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक खाली तो जूल हो जाएगा। संवेग का भी नहीं हो जाएगा, शक्ति का तो वाट होता है। ठीक है ना। आपका आंसर सी क्या हो जाएगा, सही। जूल गुना सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है, तो कोणीय संवेग का मात्रक है। किसका मात्रक है, कोणीय संवेग का मात्रक जूल गुना क्या होता है आपका, सेकेंड होता है। जूल गुना सेकेंड आपका किसका मात्रक है, कोणीय संवेग का मात्रक। जूल गुना सेकेंड कोणीय संवेग का मात्रक है। कोणीय संवेग को एल वेक्टर से डिनोट करते हैं
अक्ष से दूरी गुना सदिश p है ना। m गुना क्या हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, m गुना kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार से kg मीटर स्क्वायर गुना सेकेंड बट्टा में सेकेंड गुना सेकेंड है, ठीक है ना। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर गुना सेकेंड, यानी हम लोग kg मीटर स्क्वायर बट्टा में सेकेंड स्क्वायर को जूल बोलते हैं, गुना सेकेंड क्या, तो जूल सेकेंड हो जाएगा आपका कोणीय संवेग का। किसका हो जाएगा, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग आपका सदिश राशि, कोणीय संवेग क्या है आपका सदिश राशि है। और कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है बताइए, इसका मात्रक होता है जूल गुना सेकेंड, जूल सेकेंड होता है, ठीक है ना। कोणीय संवेग क्या आपका सदिश राशि है, कोणीय संवेग क्या आपका सदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका वाट होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है ना। ये 1 हॉर्स पावर क्या होता है 746 वाट होता है ना। 37 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, देख लीजिए कौन कौन चीज दिया गया है, पहले उसकी बात करिए। एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकेंड तक नियत त्वरण से गति करता है, 20 सेकेंड तक, यानी आपको क्या मिल गया इसमें, 20 सेकेंड तक क्या करता है, नियत त्वरण से आपका गति करता है। यदि प्रथम 10 सेकेंड में कण द्वारा तय की चली गई दूरी s1 है, प्रथम s सेकेंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 है, तो अगले 10 सेकेंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दूरी s2 हो तो, दूरी क्या हो s2 हो तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जो त्वरण है ना, आपको त्वरण तो आपका स्थिर है, त्वरण तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपका तो 0 हो जाएगा। तो 20 सेकेंड तक नियत त्वरण से गति करता है। प्रथम सेकेंड में कण द्वारा चली गई दूरी क्या है आपका s1 है, और तथा अगले 10 सेकेंड में चली गई दूरी s2 है। तो s1 बराबर क्या हो जाएगा, s1 बराबर हो जाएगा आपका s2 बट्टा में 3 हो जाएगा, s2 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, s2 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 3e, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कुल तय की गई दूरी कहलाता है ना, कुल तय की गई दूरी आपका, तय की गई दूरी क्या होता है, कुल तय की गई दूरी को ही तो लंबाई कहते हैं ना। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो अगला है इसमें क्या है, तो इसमें 10 सेकेंड, वो भी 10 सेकेंड, u बराबर तो 0 है ये है, ठीक है ना। 10 सेकेंड 100 50 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो देखिएगा, इसमें बी ऑप्शन है आपका, s1 बराबर क्या आ जाएगा s2 बटा में 3 दिया गया है, ठीक है। 37 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि रेडियो तरंग की आवृत्ति आपका 10 किलो हर्ज है, यदि रेडियो तरंग की आवृत्ति आपका 10 किलो हर्ज है, तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा। आवृत्ति दिया गया है और तरंग दैर्ध्य आपको निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है तरंग का वेग बट्टा में तरंग की आवृत्ति। तरंग दैर्ध्य बराबर क्या है फॉर्मूला बताइए, लैम्डा बराबर क्या होता है c बट्टा में n होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है c बट्टा में n होता है। तरंग का वेग बट्टा में तरंग की आवृत्ति, तो इसमें तो आवृत्ति दे दिया गया है, तरंग का वेग भी हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तरंग दैर्ध्य नहीं निकल जाएगा। ऑप्शन ए में है आपका 30 mm, ऑप्शन बी में है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में आपका 30 मीटर, ऑप्शन डी में आपका 30 किलोमीटर। तो 38 का क्या आ जाएगा आपका डी आंसर, 38 का आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है आपका c बट्टा में n, c है आपका प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और तरंग की आवृत्ति दिया गया 10 किलो हर्ज, 10 किलो हर्ज दिया गया था। 3 × 10⁸ बट्टा में 10 × 10⁻3, इसको कट्टम पिट्टम सट्टम सुट्टम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁴, तो इसको और तोड़िए तो क्या आ जाएगा 30 × 10⁻3 मीटर हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर। 10⁻³ मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर होता है। तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तरंग द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है तरंग दैर्ध्य। तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है आपका तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या आपका मीटर है, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न पर आजी। एसीटोन, एसीटोन का आयुपेक नाम क्या है बताइए। एसीटोन का आयुपेक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एथेनोन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटानोन और तीसरा ऑप्शन है प्रोपेनोन, ठीक है ना। एसीटोन की बात करेंगे ना तो एसीटोन में आपका कार्बन तो डबल बॉन्ड के साथ तो रहेगा ही रहेगा और इसमें 3 गो कार्बन होता है ना। इसमें क्या रहता है आपका 3 गो कार्बन रहता है। एसीटोन में आपका कितना कार्बन है 3 गो कार्बन। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एसीटोन का आयुपेक नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। एसीटोन का आईपीएक नाम क्या आ जाएगा और प्रोपेनोन ये कीटोन ग्रुप का है, ठीक है ना। एसीटोन का आईपीएक नाम क्या आ जाएगा प्रोपेनोन। एसीटोन का आईपीएक नाम क्या आ जाएगा आपका प्रोपेनोन। एसीटोन का आईपीएक नाम प्रोपेनोन होता है। इसका उपयोग क्लोरीटोन, इसका उपयोग क्लोरीटोन बनाने में, इसका उपयोग क्लोरीटोन बनाने में क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। विलायक के रूप में इसका व्यवहार होता है। विलायक के रूप में इसका व्यवहार होता है। यह नेल पॉलिश रिमूवर में भी प्रयुक्त होता है। एसीटोन का प्रयोग कहाँ पर होता है नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे रबर का संश्लेषण भी किया जाता है। इससे रबर का क्या किया जाता है संश्लेषण किया जाता है। इसे रबर का संश्लेषण किया। 40 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 40 नंबर तत्व ए प्रबल आपका विद्युत धनात्मक है। तत्व ए क्या है आपका प्रबल विद्युत धनात्मक। तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है ना। तो प्रबल तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है, तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है। दोनों ही एक संयोजक है। दोनों ही क्या आपका एक संयोजक है। तो उत्पन्न यौगिक क्या होगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा बोलिए। तो ए प्रबल धनात्मक है तो ए पर प्लस आएगा और बी पर क्या आएगा आपका माइनस आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 40 का ए सही हो जाएगा। 40 का ए सही हो जाएगा। तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है। दोनों ही एक संयोजक है। दोनों ही क्या आपका एक संयोजक है। उत्पन्न यौगिक ए प्लस और बी माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस हो जाएगा। जब एक तत्व का परमाणु पूर्ण इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनाता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन बनाता है। तो इस प्रकार बना बंधन आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन का निर्माण करता है। आयनिक बंधन प्रबल बंधन का क्या करता है निर्माण करता है। आयनिक बंधन आपका प्रबल बंधन का क्या करता है निर्माण करता है। इस बंधन से बने यौगिक बहुत क्या होता है प्रबल होता है। इस बंधन से बने यौगिक क्या होता है बहुत प्रबल होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है तथा द्रवित अवस्था में विद्युत का क्या होता है ये सुचालक होता है। द्रवित अवस्था में विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, ठीक है। अगला 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न क्या है बोलिए। निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉन है। कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉन है। यानी आप CO2 में पहले गिन लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में 12 आई कार्बन में तो 6 गो ना होगा 12 को कैसे तो परमाणु द्रव्यमान होता है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 6 गो और ऑक्सीजन में कितना होता है 8 गो। लेकिन ऑक्सीजन है 2 गो तो 8 दूना 16 6 कितना हो जाएगा 16 6 22 हो गया। अब इसमें आपको ऑप्शन में खोजना है कि किस में 22 आ रहा है किस में 22 आ रहा है। NO2 जैसे कि नाइट्रोजन में 7 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा आपका ऑक्सीजन में हो जाएगा 8 दूना 16 7 16 कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन ए में आ गया। आई है ना। ऑप्शन ए में कैसे आ जाएगा ऑप्शन ए में कैसे आ जाएगा 8 दूना 16 7 कितना होता है गजोधर 8 दूना 16 और 22 कितना होता है बताइए।
16 सॉरी 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका 23 ना हो जाएगा। तो कैसे आ जाएगा इसमें, है कि नहीं। उसके बाद NO की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15। N2O देख लीजिए, नाइट्रोजन कितना, 2 गो ऑक्सीजन है वो, तो 7 दूना 14 और 14 8, 14 8 22 हो गया ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। N2O2 तो नहीं हो जाएगा। N2O2 में क्या आ जाएगा, 7 दूना 14 और 16 14 16 कितना हो जाएगा, 28 14 16 28 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। N2O में आपका 22 इलेक्ट्रॉन है और CO2 में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, आपका 22 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाले यौगिक सम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले यौगिक सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न जिनकी परमाणु संख्या क्या जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या समान क्या बोला था, इसको संभारिक कहते हैं। समान तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है आपका बोरॉन। आंसर कौन हो जाएगा, बोलिए। आंसर हो जाएगा आपका बोरॉन हो जाएगा। बोरॉन का जो परमाणु संख्या होता है 5 होता है और ये 13वें वर्ग का तत्व है और इसका परमाणु भार 10 होता है। ठीक है ना, और 13वें वर्ग का तत्व है, 5 होता है इसका परमाणु संख्या, है कि नहीं। तत्वों के संबंध में प्रमुख तत्वों को देख लीजिए। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो डी ब्लॉक तत्व कौन है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला डी ब्लॉक तत्व कौन है, आपका आयरन है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एस ब्लॉक तत्व कौन है। एस ब्लॉक में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, आपका कैल्शियम पाया जाता है। उभयधर्मी उपधातु क्या है, आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, उभयधर्मी उपधातु। उभयधर्मी किसको बोलते हैं बताइए, जो क्षार और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करता है। और सबसे हल्का ठोस धातु क्या है, लिथियम। सबसे हल्का ठोस धातु लिथियम है। सर्वाधिक विषैला तत्व क्या है, आपका Pu। सर्वाधिक विषैला तत्व क्या है, आपका Pu, है ना। Pu क्या है, सर्वाधिक विषैला है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा 3 तत्व पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा तत्व भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 3 को बताना है। पहला है आपका ऑप्शन ऑक्सीजन और सिलिकॉन और एल्युमिनियम। दूसरा है सिलिकॉन ऑक्सीजन आयरन और तीसरा ऑप्शन है आपका आयरन कैल्शियम एल्युमिनियम और आपका डी ऑप्शन है सिलिकॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो भूपटल में बोला है, आपको ये भी ध्यान रखना है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है और एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है ना, भूपटल में सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑक्सीजन आपका 46.6% पाया जाता है, सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है, एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है, आयरन आपका 5% पाया जाता है, कैल्शियम 3.63% पाया जाता है। तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी के भूपटल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु का है, आपका लोहा है। ठीक है ना, तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है, एल्युमिनियम है।
और पृथ्वी के भूपट्टी में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है आपका क्या है? लोहा, आयरन है। क्या है आपका? लोहा। 44 नंबर क्वेश्चन पर क्या है बताइए? 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? चैल्कोपाइराइट। चैल्कोपाइराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है, ठीक है। आपका स्मिथनोसाइट का जो सूत्र होता है ZnCO3 होता है। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है आपका Fe3O4 होता है। अर्जेंटाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6, ये गलत है। अर्जेंटाइट का जो फार्मूला Na3AlF6, ये गलत है। अर्जेंटाइट का जो फार्मूला होता है Ag2S होता है। अर्जेंटाइट का फार्मूला क्या होता है? Ag2S होता है। अर्जेंटाइट का फार्मूला क्या होता है? Ag2S। अर्जेंटाइट का फार्मूला क्या होता है? Ag2S होता है। अर्जेंटाइट का सूत्र क्या होता है? Ag2S। अर्जेंटाइट का सूत्र क्या होता है? Ag2S होता है। अर्जेंटाइट का सूत्र Ag2S होता है, तो इसमें से कौन गलत है? तो आपका कौन सुमेलित नहीं है? आपका डी सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सुमेलित है, ठीक है ना। अर्जेंटाइट सिल्वर का क्या अयस्क है? अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? सिल्वर का अयस्क है। सिल्वर के संबंध में प्रमुख तथ्य है, परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 47। सिल्वर के संबंध में प्रमुख तथ्य क्या है? परमाणु संख्या इसका 47 होता है। द्रव्यमान संख्या इसका 108 होता है। परमाणु संख्या 47 होता है, द्रव्यमान संख्या क्या आता है? 108 होता है। यह मुद्रा क्या है? आपका धातु है। यह वर्ग 1b या 11वें वर्ग का क्या तत्व है? यह वर्ग b या 11वें वर्ग का क्या होता है? आपका तत्व होता है। 45 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। F2O ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? F2O ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बताइए? तो आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या ही पूछ दिया, तो आयरन का कितना होता है? F का, सॉरी F आयरन नहीं है, ये F आपका फ्लोरीन है। F क्या है? आपका फ्लोरीन है, ठीक है ना। F आपका फ्लोरीन है। तो सबसे पहले इसका तो +2 होगा ना। F ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? आपका +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो F का क्या लेते हैं? -1, और 2 है तो 2 से गुना करेंगे। X ले लेते हैं, 0 हो जाएगा, और X बराबर क्या आ जाएगा? +2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? X बराबर +2 हो जाएगा। फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक स्थिति में -1 ही होता है। एक बात याद रखिएगा, जो फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक स्थिति में -1 ही होता है। किसी भी स्थिति में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदलता है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या फ्लोरीन का कभी नहीं बदलेगा। किसी भी यौगिक या मूलक या आयन की उपस्थिति कुल आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। 46 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में तो धात्विक गुण का मान घटता है। धात्विक गुण का मान, धात्विक गुण जो होता है ना, क्या होता है? घटता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। चलिए कुछ बातों को देख लेते हैं, लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचा, अप एंड डाउन। चलिए, विद्युत बंधुत्व की बात करते हैं। ऊपर से लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। विद्युत बंधुत्व लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। विद्युत बंधुत्व लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है? बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या करता है? घटता है। अधात्विक गुण लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। अधात्विक गुण लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है? बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। दूसरा, धात्विक गुण लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। आयनन विभव
आयनन विभव आपका लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। आयनन विभव क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है, बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है, बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर क्या करता है, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है, बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर क्या करता है, घटता है। विद्युत परमाणु त्रिज्या लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है, घटता है। परमाणु त्रिज्या लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है। परमाणु त्रिज्या लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है, घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न क्या है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की भौतिक व रासायनिक विशेषता उनके किस गुण का आवर्त फलन है। मेंडलीफ के अनुसार बताना है। तो मेंडलीफ के अनुसार क्या आ जाएगा, परमाणु भार। सबसे पहले आपका डोबेरेनर ने कौन सा नियम दिया था, डोबेरेनर ने आपका त्रिक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल को जो सजाया तो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजा दिया। और मोसले की बात करते हैं तो मोसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग सजाया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन 47 का क्या आ जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। 47 का बी सही हो जाएगा, परमाणु भार। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। मोजले के नियम के बाद यह नियम विफल हो गया। मोजले के नियम के बाद यह नियम क्या हो गया, विफल हो गया। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था वो उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना, वो विफल हो गया। मोजले के अनुसार तत्वों का संपूर्ण गुण उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था और डोबेरेनर ने आपका त्रिक नियम दिया था, है ना। डोबेरेनर ने त्रिक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। 48 नंबर क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड का सूत्र क्या है। बेंजोइक एसिड का सूत्र आपको क्या है बोलिए। पहला ऑप्शन है C6H5COOH, C6H5COOH। दूसरा ऑप्शन है C6H5OH। तीसरा ऑप्शन है C6H5CH3 और चौथा ऑप्शन है C6H5Cl। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या है आपका, C6H5COOH। दूसरा ऑप्शन है C6H5OH। तीसरा ऑप्शन है C6H5CH3 और चौथा ऑप्शन है C6H5Cl। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल का सूत्र है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5COOH है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग परफ्यूम में डाई एवं सोडियम बेंजोएट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है। ऑक्सीजन अणु बताइए। ऑक्सीजन आपका अनुचुंबकीय गुण को दर्शाता है, प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाता है, लौह चुंबकत्व को दर्शाता है, प्रतिलौह चुंबकत्व को दर्शाता है। बोलिए किसको दर्शाता है। 49 का आपका बी सही हो जाएगा, अनुचुंबकत्व का दर्शाता है, अनुचुंबकत्व का दर्शाता है, ठीक है ना। लोहा होता था आपका चुंबकत्व का गुण दर्शाता। अगर इसमें आपका हो जाता क्या, सोना हो जाता तो प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाता, ठीक है ना। ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकत्व गुण दर्शाता है ऐसे पदार्थ जिनके अणु परमाणु अथवा आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है अनुचुंबकीय गुण भी उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। ऐसे पदार्थ जिनके अणु परमाणु अथवा आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है अनुचुंबकीय गुण भी
उतना ही क्या होती है, अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, इसका समाप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन O2 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या इसमें कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है ना। ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट, ऑक्सीजन के ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में समूह 2A, समूह 2A की बात करता है, समूह की बात कर रहा है यानी वर्ग ऊपर से नीचे वाला। 2A के तत्वों को क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ धातु कहते हैं, लैंथेनाइट कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ धातु कहते हैं, इसको मृदा धातु कहा जाता है, ठीक है ना। अल्कलाइन मृदा धातु कहते हैं, ठीक है ना। तो 50 का जो बी है ना, अल्कलाइन मृदा धातु कहलाता है। ब्रेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये सब, ठीक है ना। आवर्त जो 2A का जो अल्कलाइन अर्थ धातु क्षारीय मृदा धातु कहते हैं इसको, इसके वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NS2 होता है, ठीक है ना। ये धातु मृदा में समान कठोर होता है, मृदा के समान क्या होता है, कठोर होता है। मिट्टी के समान क्या होता है, आपका कठोर होता है, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। बेरिलियम का जो परमाणु संख्या है आपका 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंटियम का 38 और बेरियम का 56 और रेडियम का 80। रेडियम जो है ना आपका, ये रेडियम आपका है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना। रेडियम क्या है आपका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। और रेडियम का कितना होता है, 88। रेडियम का जो परमाणु संख्या होता है आपका 88 होता है। आवर्त 1 का तत्व क्षार धातु कहलाता है ना। आवर्त 1 का तत्व क्या कहलाता है, क्षार धातु। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और उसके बाद सीजियम और फ्रांसियम, ये सब आपका क्षार धातु है। ये सब क्या आपका क्षार धातु, ठीक है।